गॉड रियल में एग्जिस्ट करता है। तो आज हम भी समझ लेते हैं कि कैसे गॉड से बड़ा हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि गॉड सबसे बड़े हैं, तो भी आपके माइंड में इमेजिन किया आपने, लेकिन आपके पास रियलिटी में वो नहीं है। दैट मीन्स सेंट एंसेल्म कह रहे हैं कि जो आपने इमेजिन किया वो रियलिटी में अगर नहीं है तो वो बेहतर नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट एंसेल्म का ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट में सेंट एंसेल्म ने गॉड को प्रूफ किया है कि गॉड रियल में एग्जिस्ट करता है। तो आज हम भी समझ लेते हैं कि कैसे सेंट एंसेल्म जो प्रूफ किया है, कैसे प्रूफ किया है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। आज तक तो हम लोग भी प्रूफ नहीं कर पाए। हमारे मन में भी क्यूरियोसिटी आ रहा था किस तरीके से गॉड को प्रूफ किया जा सके। बहुत लोगों ने ट्राई किया पर नहीं कर पाया, पर इनका लॉजिक समझते हैं और गॉड रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, ऐसा सेंट एंसेल्म कहते हैं और बाकी सभी लोग भी कहते हैं। लेकिन इनका लॉजिक हम समझने वाले हैं आज, जो कि हमें पढ़ना भी है और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो इसके लॉजिक को समझते हैं और इनके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी आए हैं। जो अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं वो अपना अपना अलग अलग फिलोसोफर जो हैं उन्होंने अपना अपना क्रिटिसिज्म दिया है इनके थ्योरी को, ठीक है, उसको भी समझेंगे। गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेंट एंसेल्म ने किस तरीके से गॉड को प्रूफ किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जानने के लिए। लेकिन अब सेंट एंसेल्म ने इतना अच्छा लॉजिक दिया है तो उनके बारे में जानना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो हम समझते हैं किस तरीके से, क्या, कैसे, कहाँ पैदा हुए, इनके बारे में बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं हम। सेंट एंसेल्म, हु वॉज सेंट एंसेल्म? सेंट एंसेल्म का जन्म हुआ था 1033 से 1109 BCE में या फिर AD में बोलो आप इसे। वॉज एन इटालियन में पैदा हुए थे वो। क्रिश्चियन फिलोसोफर कहा जाता है उन्हें, क्रिश्चियन फिलोसोफर, और थियोलॉजियन भी कहा जाता है। थियोलॉजियन क्यों बोलते हैं उन्हें? क्योंकि उन्होंने गॉड के ऊपर, रिलीजन के ऊपर अपना थ्योरी या फिर स्टडी दिया, पढ़ा है, इंटरेस्टेड है, वो रिलीजन की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने स्टडी दिया है, उन्हें पब्लिश किया बहुत सारी चीज़। जैसे कि आप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, गॉड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ स्कॉलेस्टिसिज्म, है ना। क्यों कहते थे? बिकॉज ही ट्राई टू प्रूव रिलीजियस ट्रूथ लॉजिकली यूजिंग रीज़न नॉट ओनली फेथ। मतलब ये सिर्फ भरोसा के अकॉर्डिंग, हम लोग जो भरोसा कर लेते हैं गॉड के ऊपर, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग नहीं, ये लॉजिकली प्रूफ कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो इनको समझते हैं हम, ये क्या लॉजिक दे रहे हैं। आप समझते हैं पहले इनका जो आर्गुमेंट है, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, इसका मतलब क्या होता है पहले वो हमें पता चल जाए। व्हाट इज़ ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट? The ontological argument is Anselm's famous proof for the existence of God। ये जो ontological argument है ये बहुत ही फेमस है गॉड को प्रूफ करने के लिए। गॉड रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में हैं, ये प्रूफ करने के लिए ontological argument बहुत ही अच्छा और फेमस माना जाता है। तो ontology का मतलब क्या होता है? ontology का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस। क्या होता है इसका मतलब? स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस मीन्स कोई ऐसा चीज़ जो एग्जिस्ट करता है उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, वो होता है इसका मतलब। अब समझते हैं एंसेल्म क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं। एंसेल्म ट्राई टू प्रूव दैट गॉड मस्ट एग्जिस्ट सिंपली फ्रॉम द आइडिया ऑफ गॉड इटसेल्फ। मतलब वो कह रहे हैं गॉड का जो आइडिया है, अपने आप में जो गॉड का आइडिया है, उसी से एंसेल्म प्रूफ करना चाह रहे हैं। क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। और विदाउट यूजिंग फिजिकल एविडेंस, वो ऐसा कोई प्रूफ नहीं देंगे, ऐसा फिजिकली प्रूफ नहीं देने वाले वो आपके माइंड के थ्रू प्रूफ करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम इसका प्योर स्टेटमेंट समझेंगे, जिसको मैंने आपके लिए लिखा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने, बुक में बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही गाइस, आपको समझ में थोड़ा भी आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और कमेंट करना, आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको प्योर सेंट एंसेल्म का ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ। उसके बाद मैंने जो नोट्स बनाए उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेंट एंसेल्म कहते हैं कि गॉड जो हैं वो बहुत ही ग्रेटेस्ट बीइंग है पॉसिबल, ग्रेटेस्ट बीइंग पॉसिबल हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि गॉड से बड़ा हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि गॉड सबसे बड़े हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि गॉड सबसे बड़े हैं और ऐसा सेंट एंसेल्म ने भी माना है कि गॉड सबसे बड़े हैं, नथिंग इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, ऐसा हम लोग मानते हैं गॉड को, है ना। आप लोग भी मानते होंगे, सब लोग मानते हैं। तो सेंट एंसेल्म भी यही कह रहे हैं स्टार्टिंग में। और एक चीज़ वो ये कहे कि अगर हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं अपने माइंड में, अगर आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हो, फॉर एग्जांपल आपने परफेक्ट आइलैंड, कोई परफेक्ट आइलैंड टापू आपने इमेजिन किया अपने माइंड में और वहाँ आप अच्छे से इमेजिन कर रहे हो कि आप वहाँ अच्छे से इंजॉयमेंट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, चिल कर रहे हो। तो वो जो परफेक्ट आइलैंड आपने इमेजिन किया है ना, वो जो परफेक्ट आइलैंड इमेजिन किया है, अगर वो इमेजिनेशन में ही होगा पॉसिबल, जैसे कि आप सपना देख रहे हो माइंड में, अपने रात को सपना देख रहे हो, आपको परफेक्ट आपने आइलैंड देखा है अपने माइंड में, इमेजिन किया उसको ड्रीम में, अगर सिर्फ माइंड में होगा तो वो परफेक्ट, वो बेहतर नहीं माना जाएगा। अगर
जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं वो अगर रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो, अगर वो रियलिटी में हो, जैसे हमने आइलैंड इमेजिन किया, लेकिन अगर वो हमारा रियलिटी में भी है, वो आइलैंड अगर रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, तब वो परफेक्ट और ग्रेटर माना जाएगा। जो माइंड में इमेजिनेशन है वो ज़्यादा ग्रेटर नहीं माना जाएगा, वो सही नहीं माना जाएगा। जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है वो उससे ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? सेंट एंसेलम कह रहे हैं ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। सेंट एंसेलम कहते हैं कि जो माइंड में है हमारा, इमेजिनेशन में जो है, जिसको जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे आपने माइंड में देखा कि 1 लाख रुपए आपके माइंड में आ रहे हैं, 1 लाख रुपीज़ आपके माइंड में इमेजिन किया आपने, लेकिन आपके पास रियलिटी में वो नहीं है। दैट मीन्स सेंट एंसेलम कह रहे हैं कि जो आपने इमेजिन किया वो रियलिटी में अगर नहीं है तो वो बेहतर नहीं है। लेकिन आपने अगर इमेजिन किया 1 लाख रुपीज़ और आपके पास रियलिटी में है 1 लाख रुपीज़, दैट मीन्स वो जो रियलिटी में है वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू इमेजिनेशन वाला। अब आते हैं गॉड के ऊपर। इसी चीज़ को आप गॉड पे अप्लाई करो। जैसा कि गॉड को हम लोग इमेजिन किए हैं कि गॉड एक बेटर कंसीवेबल है, मीन्स गॉड को हम ग्रेटेस्ट इमेजिनेशन में ग्रेटेस्ट दिखाते हैं। गॉड सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, उनसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं हो सकता, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। अगर वो हमने ऑलरेडी उन्हें इमेजिनेशन में ग्रेटेस्ट मान लिया है, लेकिन अगर वो रियलिटी में माइंड में हमने मान लिया ग्रेटेस्ट, लेकिन अगर क्योंकि हमने उसे माइंड में रियलिटी में क्योंकि हमने माइंड में उसे मान लिया है और रियलिटी में अगर वो एग्जिस्ट ना करे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गॉड को रियलिटी में एग्जिस्ट करना ही होगा ग्रेटेस्ट बनने के लिए, क्योंकि अगर वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेंगे दैट मीन्स वो ग्रेटेस्ट नहीं बन पाएंगे, है ना। सेंट एंसेलम के अकॉर्डिंग गॉड ग्रेटेस्ट नहीं बन पाएंगे, और उसको तो हम ऑलरेडी माइंड में इमेजिन कर रहे हैं कि वो ग्रेटेस्ट बीइंग पॉसिबल है ना, मतलब ग्रेटेस्ट इमेजिनेबल चीज़ है, थिंग है। तो वो चीज़ जो है ग्रेटेस्ट इमेजिनेबल एग्जिस्टेंस से बीइंग है, तो अगर वो चीज़ रियलिटी में अगर नहीं होगा दैट मीन्स वो ग्रेटेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि जो ग्रेटर चीज़ जो रियलिटी में होता है वही तो ग्रेटर होता है। सेंट एंसेलम के अकॉर्डिंग मैंने आपका एग्जांपल भी दिया रुपीज़ वाला, अगर 1 लाख रुपीज़ रियलिटी में होगा तो ग्रेटर है। सिमिलरली अगर गॉड अगर माइंड में ही ग्रेटेस्ट हैं, हमने ग्रेटेस्ट मान रखा है, और रियलिटी में अगर वो ना अवेलेबल हो तो ग्रेटेस्ट कहाँ रह गए। इसलिए उन गॉड को ग्रेटेस्ट अगर बनना है तो रियलिटी में होना ही होगा, और इसलिए गॉड एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो ग्रेटेस्ट हैं, हमने ग्रेटेस्ट माना है, तो दैट मीन्स गॉड रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सेंट एंसेलम कह रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ओवरऑल समरी था किसका? सेंट एंसेलम ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट का। एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो सेंट एंसेलम कहते हैं ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट है उनका, गॉड इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल बीइंग वी कैन इमेजिन। हम ग्रेटेस्ट पॉसिबल बीइंग गॉड को इमेजिन करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो, है ना। ये डेफिनेशन पहला पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ स्पेस नहीं लिखा, मैंने लिख नहीं पाया उस टाइम में। डेफिनेशन ऑफ गॉड आएगा, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट मतलब समझते हैं पहले। नथिंग कैन बी हायर, इससे बड़ा कुछ नहीं है, बिगर नहीं है, बेटर नहीं होता, गॉड से बेटर देन कुछ नहीं है। सेंट एंसेलम का एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, दैट देन विच नथिंग ग्रेटर कैन बी कंसीव्ड। इससे बड़ा ग्रेटर क्रिएट हम नहीं कर सकते हैं गॉड से बड़ा। ये सेंट एंसेलम का एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, उसका जस्ट मैंने मीनिंग आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। अब सेकंड पॉइंट बढ़ते हैं, एग्जिस्टेंस इन माइंड वर्सेस रियलिटी, कौन सा बेहतर होगा। कोई चीज़ माइंड में हम ड्रीम कर रहे हैं, यू कैन एग्जाम्पल के तौर पर यू कैन इमेजिन अ परफेक्ट आइलैंड इन योर ड्रीम, बट इफ दैट आइलैंड ऑल्सो एग्जिस्ट इन रियलिटी, रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है, इट इज ग्रेटर देन वन एग्जिस्ट ओनली इन अवर माइंड। जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है वो बेहतर है किससे, जो हमारे माइंड में सिर्फ इमेजिनेशन में है उससे बेहतर है कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, ये कह रहा है स्टेटमेंट। अब इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग दिस टू गॉड। इफ गॉड एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड एज एन आइडिया, अगर गॉड सिर्फ आइडिया के तौर में एग्जिस्ट करते हैं, हम उसे ग्रेटर इमेजिन भी करते हैं, वन दैट एग्जिस्ट both in mind and reality, since God is defined as greatest conceivable क्या होता है, imaginable, greatest imaginable being, he must exist in reality too। अगर हम उसे ऑलरेडी ग्रेटेस्ट कर रहे हैं और जो चीज़ रियलिटी में होता है सेंट एंसेलम उसे ही ग्रेटर मानते हैं, तो गॉड अगर रियलिटी में नहीं होंगे तो ग्रेटर कैसे हो गए, ग्रेटर नहीं हो पाएंगे, और उन्हें ग्रेटर बनना है तो रियलिटी में एग्जिस्ट करना ही होगा, इसलिए गॉड रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, सेंट एंसेलम कह रहे हैं ऐसा। अदरवाइज अगर गॉड रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेशन ऑफ गॉड रॉन्ग हो या ग्रेटेस्ट नहीं हो पाएंगे गॉड। सो क्रिटिसिज्म देखते हैं इनका क्या क्या आया। तो ये आपने बेसिक समरी और कॉन्सेप्ट रियलिटी में आपने समझ लिया। अब क्रिटिसिज्म एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट समझते हैं। ओनिलो जो थे एक मॉन्क थे, मतलब कोई क्रिश्चियन मॉन्क वगैरह होते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं उस तरीके से, तो कंटेम्प्रेरी क्रिटिक है, मतलब उस टाइम में जब सेंट एंसेलम थे तभी के ये क्रिटिक रहे हैं। उसी टाइम उन्होंने कहा, ही आर्ग्यूड जस्ट बिकॉज वी कैन इमेजिन अ परफेक्ट आइलैंड इट डजेंट मीन दैट आइलैंड एग्जिस्ट। अगर हम किसी चीज़ को परफेक्ट आइलैंड इमेजिन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा कौन कह रहे हैं, कोनिलो कह रहे हैं, है ना। सो सेंट एंसेलम लॉजिक कुड बी मिसयूज्ड, ये कहा जा रहा है कि सेंट एंसेलम का मिसयूज हो सकता है लॉजिक।
सो कांत ने कहा, कांत एक और फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा एग्जिस्टेंस इज नॉट अ प्रॉपर्टी और अ क्वालिटी। मीन्स एग्जिस्टेंस है इसका मतलब ये नहीं है कोई ग्रेटर है या स्मॉलर है, ये कोई क्वालिटी डिफाइन नहीं कर रहा है, ये किसी प्रॉपर्टी या क्वालिटी डिफाइन नहीं कर रहा है। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये था, कांस एग्जिस्टेंस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, और कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो आप इसे, अगर रियलिटी में एग्जिस्ट करें तो बेटर है। ये क्या प्रॉपर्टी थोड़ी ना, ये ऐसा चीज़ है। सम से ब्रिलियंट प्रूफ, कोई कह रहे हैं सेंट एंसेलम का जो लॉजिक है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो बहुत ही ब्रिलियंट प्रूफ किया उन्होंने, और कोई कह रहे हैं कि ये वर्ड प्ले कर गए, शब्दों से खेल गए सेंट एंसेलम ने। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, और ये मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जितना सिंपल हो सकता था मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया। अगर आपको थोड़ा भी समझ आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना आप, और साथ ही कमेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आप कमेंट जरूर कीजिए, उससे मुझे फीडबैक पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हाइप वगैरह भी दे सकते हैं। और गाइज प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आपको डेफिनेटली वहाँ जाकर आपको चेकआउट करना है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो अगले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।